कॉरपोरेट सेक्टर या आईटी इंडस्ट्री में बढ़े हुए स्ट्रेस की वजह क्या है? कॉरपोरेट में स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह आजकल जो देखी जा रही है वो ये है कि टेक्नोलॉजी का जो शिफ्ट हो रहा है, मतलब बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पहले तो ऐसा था कि समझो 4-5 सालों में टेक्नोलॉजी चेंज होती थी तो एक टाइम मिलता था अडाप्ट होने के लिए। आजकल वो अडाप्टेबिलिटी बहुत फास्ट करनी पड़ती है। तो समझो 7-8 महीने में, 1 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फिर उसको सीखो, अडाप्ट हो जाओ, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। ये सारी तो चीज़ें हैं। उसके अलावा वर्कलोड भी काफ़ी बढ़ गया है, मतलब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम लोग करना चाहते हैं। ये करते करते एक चीज़ ये हो रही है कि काफ़ी लोगों का हेल्थ मेंटेन नहीं हो रहा है, और वो एक दूसरी चीज़ है कि वापस उसको वो एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। और एक ये बात है कि ये करते करते काफ़ी लोगों को अपना हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, उसको कंप्लीट करना है। फैमिली के लिए जो टाइम रहता है वो चाहिए होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से ये सब नहीं होता पाता है, एंड देन वो एक काइंड ऑफ देन फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। एंड देन एक इंसान के लिए हमेशा एक ऐसा लीजर टाइम चाहिए कि जब मैं इस सब से छुटकारा पाके कुछ और दुनिया में चला जाऊँ। इसलिए तो काफ़ी सारे लोग आजकल वेब सीरीज़ में ज़्यादा एडिक्ट है, या फिर कोई मूवीज़ में ज़्यादा एडिक्ट है, या फिर कोई पार्टीज़ में ज़्यादा जाना चाहते हैं। सो ये सब चीज़ें एक टाइप का लीजर चाहिए सभी को, इसी के लिए हो रहा है। इस बढ़ते स्ट्रेस को कम करने के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इसके 3 चीज़ें हैं। एक है आपका रेगुलर एक्सरसाइज, नंबर 2 है मेडिटेशन करना, और नंबर 3 है आपका डे प्लानर। ये 3 चीज़ें अगर हम लोग अच्छे से कर लें तो स्ट्रेस आराम से गारंटीड आई कैन से कि वो मैनेज हो सकता है। एक्सरसाइज मतलब उसका एक रूल होना चाहिए कि कब करना चाहिए, कौन से टाइम में करना चाहिए, कितना समय करना चाहिए, सीज़न क्या है, फिर उस हिसाब से हमें कौन से टाइप का एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज के 2 इम्पॉर्टेंट प्रकार हैं, एक है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और दूसरा है कैलोरी लूजिंग एक्सरसाइज या फिर फैट बर्निंग एक्सरसाइज। इन दोनों का एक अच्छा मिलाप होना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कई सारे लोग हमने देखे हैं कि वो रोज़ दौड़ते हैं या फिर वॉक करते हैं, ये हो गया आपका कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइज, लेकिन उससे स्ट्रेंथनिंग नहीं होगा। इसलिए आपको एक प्रॉपर मिक्स एंड मैच होना चाहिए। उसमें आपको आधा टाइम स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए और आधा टाइम आपको कैलोरी बर्न करना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है योगा, और बाकी भी सारे कुछ जिम के आसन हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन योगा एक ऐसी चीज़ है जो ना कि सिर्फ स्ट्रेंथनिंग करता है, वो आपके मन को भी स्टेबिलिटी देती है, जिसको करने के लिए आपको सिर्फ 6x6 की जगह चाहिए। मतलब कई सारे लोगों का एक्सरसाइज इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि मैं रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज करूँगा, लेकिन 1 घंटा फिर पॉसिबल कभी भी नहीं होता है। इससे अच्छा है कि आप ये प्लान करो कि मैं सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करूँगा। 15 मिनट आप कंटिन्यूसली अगर दौड़ भी पाए तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। 15 मिनट शुरू में आप दौड़ नहीं पाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट दौड़ पाएंगे आराम से अगर दौड़ेंगे तो ऐसे करते करते आपका अगर स्टेमिना बढ़ेगा, बाद में आप स्पीड बढ़ा सकते हैं तो डिस्टेंस अपने आप बढ़ेगा। सो 15 मिनट का आपका रनिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है। उसके साथ 15 मिनट का योगा, मतलब या तो आप अल्टरनेट डे रनिंग करो, अल्टरनेट डे योगा करो, ये हो सकता है, या फिर आप आधा घंटा एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं तो 15 मिनट आप रनिंग करो, 15 मिनट योगा करो। लेकिन मैं कहूँगा कि शुरू में आप 15 मिनट का ही डिसाइड करो, 15 मिनट ही कर लो। योगा में आपको 15 मिनट अगर आप होल्ड करते जाएंगे कोई भी आसन तो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आप 15 मिनट में 3 या 4 ही सूर्य नमस्कार कर लो तो उससे अच्छा कोई फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है नहीं। मतलब कम से कम सूर्य नमस्कार ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में होना चाहिए, ये उसका क्रक्स है। अगर आप उसको अगर आउटपुट जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज अगर हम लोग इस तरह से करें तो ये बहुत ज़्यादा हार्ट का मतलब फंक्शनिंग अच्छा हो जाता है, लंग्स फिल हो जाता है ऑक्सीजन से, और फिर सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। सर्कुलेशन जैसे ही इंप्रूव होता है आपका ब्रेन अच्छा फंक्शन करने लगता है, ब्रेन के लिए ताकत मिलती है, तो ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा इंप्रूव हो जाता है, और आपका मन को भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है। आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, आप अच्छे से सोच सकते हैं, शांति से सब कुछ सोच के काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ मैंने बताया वो है कि मेडिटेशन। अब कई सारे लोगों को इसके बारे में कई सारी मिथ है कि मेडिटेशन ऐसा होता है, मेडिटेशन वैसे होता है, मेडिटेशन में जाने के बाद हमको ऐसा अनुभव होता है, वो होता है, फला होता है वगैरह। लेकिन
मेडिटेशन करना वैसे कहा जाए तो बहुत सिंपल है। इसमें एक ही मुश्किल चीज़ ये है कि आपको कुछ करना नहीं है, और कुछ ना करना बहुत, वैसे देखी जाए तो मुश्किल चीज़ है। इसमें आपको चाहे तो आप बैठ जाइए, चाहे आप पैर फोल्ड करके बैठिए, कुर्सी में बैठिए, अगर ये नहीं होता है तो आपको लेटना है तो लेट जाइए। आपको कैसे करना है, पोजीशन डजंट मैटर शुरू में। तो मैं आइडियल ये है कि आप बैठ जाए कहीं ना कहीं, फिर उसके बाद आप कान में ईयर प्लग डाल दो और बैठे रहो, आंखें बंद कर लो, आपके सभी सेंस ऑर्गन्स बंद हो गए। इसके बाद जो होता है उसको आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, मतलब आपको करना कुछ नहीं है, जो होता है उसको होने दीजिए। फिर आपको आपके कई सारे काम याद आ जाएंगे, आपका पास्ट याद आ जाएगा, आपका फ्यूचर कुछ याद आ जाएगा, ऐसे कई सारी चीज़ें आपको आपके मन में चलती रहेगी, उसको सिर्फ आने दीजिए। आप ये मत सोचिए कि किसी के पीछे मत जाइए कि मुझे ऐसा होना चाहिए मेडिटेशन के फेज में। अगर आप किसी के पीछे जाएंगे वो आपका आइडियल मेडिटेशन कभी भी नहीं होगा। तो आपको जो अनुभूति आती है, अनुभव आता है, वो आपको महसूस करना, उसको देखना ही मेडिटेशन है, उसको आपको फॉलो नहीं करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे आप करेंगे तो बहुत अच्छे से मेडिटेशन हो जाता है। ये तो ऐसा है ना, मेडिटेशन मतलब सिस्टम आप चला रहे हैं कंप्यूटर का, कई सारे फाइल्स आपने ओपन करके रखा हुआ है, फिर कंप्यूटर हैंग हो जाता है। फिर इससे अच्छा है कि आप थोड़ा टाइम रुको, फाइल सभी क्लोज़ करो, फिर एक एक फाइल्स आप ओपन करो। मतलब कंप्यूटर को या फिर सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करने का जो काम है ये मेडिटेशन करता है। इसलिए फिर आपके जो थॉट प्रोसेस, कई सारे थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं बैक ऑफ द माइंड, वो ऑर्गेनाइज होने लगेंगे। फिर आप अच्छे से हर थॉट को आप जस्टिफाई कर पाएंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है डे प्लानर। मतलब हर रात को सोने से 15-20 मिनट पहले आप एक कागज़ और पेन ले लीजिए, छोटा सा कागज़ ले लीजिए जो आपके जेब में बैठ सके। उसके ऊपर आप सुबह उठने का टाइम से लेके आप जब भी सोएंगे उस टाइम तक हर आधे घंटे का आपका प्लान लिख दीजिए कि मुझे, समझो आप 5 बजे उठते तो 5 से 5:30 आप क्या करेंगे, 5:30 से 6 आप क्या करेंगे। हर आधे घंटे का आप टाइम से प्लान लिखिए। फिर आपको कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि कोई ब्लैंक स्पॉट रहेगा, वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या लिखूँ, मेरे पास कुछ काम है नहीं। तो आपको पता है कि मेरे पास ये एम्प्टी स्पेस है, तो मुझे अगर कुछ करना है, अलग कुछ करना है, नया कुछ करना है, तो मेरे पास ये टाइम है, बाकी टाइम तो मैं ऑक्यूपाइड हूँ। समझो आपका पूरा दिन ऑक्यूपाइड है, फिर अचानक से एक नई चीज़ आ जाती है, फिर आपको डिसाइड करना है कि प्रायोरिटी क्या है। जो मैंने डिसाइड किया है उसमें से कट करके नया लेना है, या फिर मुझे उसको मना कर देना है, या आपको प्रायोरिटी वाइज उसको डिसाइड करना है। एक बात समझना ज़रूरी है कि अपने पास सिर्फ 24 घंटे हैं, 25वां घंटा है नहीं, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 24 घंटे में जितना काम कर सकते हैं आप उतना ही कर सकते हैं। सिर्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपना परफॉर्मेंस या फिर कैपेबिलिटी 24 घंटे में ज़्यादा काम करने की बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर ये हम लोग सिंपल सी चीज़ पेपर पे लिखें, उसको जेब में रखें और उस पेपर को फॉलो करें, हाँ अच्छा मुझे ये क्या करना है, हाँ अगले घंटे में क्या करना है, ये सॉर्टेड हो जाता है। तो आपको वो बैगेज जो है मन में पीछे रख के घूमने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ ऐसा हो जाता है कि काम तो 4 ही होते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कि मेरे को ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि मुझे बहुत काम है, मेरा बहुत काम पेंडिंग है। तो कितना काम पेंडिंग है उसकी क्लैरिटी आ जाती है जब आप पेपर पे लिखते हैं। फिर ऐसे ही आप अगर ऐसा कर सकते हैं आगे जाके कि 1 हफ्ते का प्लानर बनाओ, 1 महीने का प्लानर बनाओ, 1 साल का प्लानर बनाओ, ये भी हो सकता है। तो जितना ये प्लानर रहेगा उतना आपका माइंड सॉर्टेड रहेगा। ये 3 चीज़ें आप अगर सक्सेसफुली कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ और करने की ज़रूरत भी है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन और डे प्लानर, इतनी चीज़ें आराम से आपका स्ट्रेस को मैनेज कर सकती है। इसमें आयुर्वेदा क्या रोल प्ले कर सकता है? आयुर्वेद स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमेशा दिनचर्या, ऋतुचर्या, रसायन वाजीकरण और सदरुत, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। मतलब दिनचर्या मतलब आपका दिन कैसा होना चाहिए, आपको कितने बजे उठना है, आपको कितने बजे सोना है, आपका खाने पीने का टाइम क्या होना चाहिए, आपको कौन से ऋतु में दिन में सोने की अनुमति है, कौन से ऋतु में आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। फिर ऋतु के अनुसार आपका खान पान कैसा होना चाहिए, आपको कौन से सीज़न में कौन सी दवाइयों का सेवन करना चाहिए जो आपको बीमारियों से प्रिवेंट करे। फॉर एग्जांपल समझो अभी बारिश का सीज़न है तो कई सारे लोगों को सर्दी खांसी तो हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है।
लेकिन आप अगर पहले से ही प्रिपेयर्ड हो, आप अगर पहले से कुछ चीज़ों का ये ध्यान रखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आयुर्वेद में वर्षा ऋतु में मतलब बारिश के सीज़न में शहद खाने का सजेशन है। हर रोज़ सुबह उठ के 1 चम्मच शहद खा लीजिए या फिर पानी में घोल के उसको पी लीजिए। ये वर्षा ऋतु में बिना चूके करने का सलाह है। इससे आपका अंदरूनी जो ज़्यादा पानी का मात्रा शरीर में रहता है, ह्यूमिडिटी जो रहती है वो कम हो जाए, कंट्रोल में रहती है। और जो वायरल इन्फेक्शन जैसी चीज़ें उसका सिर्फ 1 चम्मच शहद से आपका प्रिवेंशन हो सकता है। उसके अलावा च्यवनप्राश जैसी जो दवाइयाँ होती है जो प्रिवेंशन के लिए बनाई गई है, ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं जो ऋतु के अनुसार लेने के लिए बताई गई हैं। अगर इसको हम फॉलो करें तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। ये इन छोटी मोटी बीमारियों के साथ झगड़ते हुए फिर आपका टाइम वेस्ट करो, फिर दवाई ले लो, फिर एनर्जी कम कर लो, इम्यूनिटी कम कर लो, ये इन चक्रों में पड़ते ही क्यों हैं हम। इससे अच्छा है कि हम लोग शुरू से ही कुछ दवाई खा लें या फिर कुछ प्रिवेंशन की छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको कर ले तो भी काफ़ी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बारिश के ऋतु में, वो है गुनगुना पानी पीना। मतलब अगर जिन लोगों को बार बार सर्दी खांसी बुखार होता है उनको तो सीज़न शुरू होते ही गुनगुना पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। ये इतनी सिंपल सी चीज़ है जो आपके गले को आपको संभाल सकती है और आपको थ्रोट इन्फेक्शन होकर जो सर्दी खांसी होती है वो नहीं होगी और आपका वो सारा एनर्जी बच जाएगा उसके पीछे जाने के लिए। बच्चों में तो ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो कम से कम अपने बच्चों के लिए तो ये आदत डालना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गई मतलब इनडायरेक्ट हेल्प करने वाली स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आयुर्वेद में बताई गई है, वो है हर ऋतु में उन्होंने एक पंचकर्म बताया है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन आप करेंगे तो आप बहुत उसको आपको वो करते समय कॉन्सेंट्रेटेड होना पड़ता है, आपका समय उसी के लिए देना पड़ता है। तो आप ओवरऑल आपका शरीर का शुद्धि हो जाता है। जब शरीर के अननेसेसरी टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, मतलब केमिकल्स जो अनवांटेड होते हैं, जो आपके दिमाग को तकलीफ़ देते रहते हैं, जो आपके थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज नहीं होने देते हैं, जो कभी कभी आपको एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन जैसी चीज़ें क्रिएट करती हैं, उन केमिकल्स को ये सब शरीर शुद्धि की जो पंचकर्म है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये आयुर्वेद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। बाकी तो हमने बताया वो सभी मेडिटेशन करना या फिर टाइम मैनेजमेंट करना या फिर बाकी जो हमने बताया वो सारा भी तो आयुर्वेद का ही पार्ट है। कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोगों को स्ट्रेस कम करने के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? मेरा ये सुझाव रहेगा कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए कि आप पंचकर्म कराएं, आपका शरीर का शुद्धि कराएं। ये 3 सिंपल सी चीज़ों मैंने जो बताई कि एक्सरसाइज रेगुलरली करें, आप मेडिटेशन करें और आपका टाइम मैनेजमेंट बराबर करें। अब कई बात ऐसा भी होता है कि समझो हमने एक्सरसाइज शुरू कर दिया, 2-3 दिन किया और उसके बाद अचानक कोई कारण आ गया, मेरा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। अब 1 दिन खंड हो गया, 1 दिन नहीं कर पाए, इसलिए आप अगला पूरा का पूरा बंद मत करिए। नहीं हुआ वापस करिए, चौथे दिन करिए, 1 दिन नहीं हुआ तो 5वें दिन करिए, 6ठे दिन नहीं हुआ कोई बात नहीं, 7वें दिन करिए। ऐसे अगर आप कम से कम समझो आपने 100 में से 50 दिन भी कर लिया, ना करने से तो बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें हम लोग छोटी छोटी दिमाग में रख के अगर करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैज़ टू स्ट्रगल विद द स्ट्रेस अलॉट। अदरवाइज कॉर्पोरेट वर्ल्ड taking it in a different direction and that might cause a big toll on their health। कोविड का पहले ही हमने एक झटका ले लिया है, वापस इसके लिए कोई किसी को इंतज़ार नहीं करना चाहिए। थैंक यू।